हाय एवरीवन, वेलकम टू जेआर ट्यूटोरियल्स। आई एम योर फ्रेंड राहुल जायसवाल। जी हाँ दोस्तों, अगेन आप सभी का एक बहुत ही बेहतरीन बायोलॉजी के लेक्चर वीडियो में स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग 11th स्टैंडर्ड के लिए जो बायोलॉजी का हमने एक नया चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है सिस्टमैटिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसकी शुरुआत ऑलरेडी की थी दोस्तों। तो आज मैं आपको बता दूं कि हम लाए हैं इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 2। जी हाँ दोस्तों, लेक्चर नंबर 2 आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। और इस चैप्टर का जो बेसिक इंट्रोडक्शन ऑलरेडी हमने स्टार्ट किया था, जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, प्रीवियस लेक्चर में अगर हमने बात की तो टैक्सोनॉमी क्या होता है, कैसे क्लासिफिकेशंस होते हैं, ऐसे कई सारे टॉपिक्स के ऊपर हमने पढ़ाई की थी। तो उम्मीद करता हूं कि आपने लेक्चर नंबर 1 जरूर से देखा होगा। और आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि हमने यार इसके पहले बायोलॉजी का जो चैप्टर नंबर 1 है लिविंग वर्ल्ड, वो कंप्लीट किया हुआ है। मैथमेटिक्स का पार्ट 1 का भी एक चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। मैथमेटिक्स 2 का ऑलरेडी फर्स्ट चैप्टर चल रहा है बहुत बेहतरीन तरीके से। और ऐसे कई सारे और भी जो वीडियोस है आगे के, वो सभी चीज पहले से भी हमने बना रखे हैं, व्हाइट बोर्ड वाले वीडियोस, तो वो भी आप जाके पढ़ाई कर सकते हो। सेम सिलेबस है, अच्छे से पढ़ाई करते रहो, जितना हो सके आगे की पढ़ाई करते रहो और कंसेप्चुअल नॉलेज को क्लियर करते रहो। और जैसे जैसे हम चैप्टर बाय चैप्टर आगे बढ़ते जाएंगे डिजिटल बोर्ड के ऊपर, आपको वीडियोस हमारे चैनल के ऊपर देखने मिल जाएंगे। हमने प्लेलिस्ट भी क्रिएट किए हुए, आप जाके प्लेलिस्ट में चले जाना और थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेना, आपको कई सारे टॉपिक्स और कई सारे सब्जेक्ट के वीडियोस जो है वो लेक्चर बाय लेक्चर वीडियोस देखने मिल जाएंगे। ठीक है, तो बस अच्छी तरीके से प्यार देते रहना। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की, जो कि बेहतरीन एक वीडियो है हमारा चैप्टर नंबर 2 का सिस्टमैटिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म का। एक टॉपिक है जिसका नाम है क्लैडोग्राम। अब ये क्लैडोग्राम एक्चुअल में है क्या? अगर यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान लगाओगे आप, क्लैडोग्राम का एक्चुअल में मीनिंग क्या होता है कि एक ऐसा डायग्राम है जो कि तीनों डोमेन, जो लाइफ के 3 डोमेन होते हैं, हमने पढ़ाई की थी, आपको याद होगा। 3 डोमेन क्या होते हैं? सबसे पहला आर्किया, बैक्टीरिया एंड यूकैरिया। आर्किया, बैक्टीरिया एंड यूकैरिया, इसके बारे में ऑलरेडी मैंने प्रीवियस लेक्चर में, जिसको बोलते हैं हम लोग डोमेन्स ऑफ लाइफ क्या है, वो हमने एक्सप्लेन किया हुआ है लेक्चर नंबर 1 में। आपने नहीं देखा तो जाके देख लेना। लेकिन जैसे मैंने बोला कि ये क्लैडोग्राम एक्चुअल में क्या है, ये एक ऐसा डायग्राम है जो रिप्रेजेंट करता है, किसको रिप्रेजेंट करता है? तीनों जो डोमेन ऑफ लाइफ होते हैं ना, इसको रिप्रेजेंट करता है। और ये भी बताता है, इट रिप्रेजेंट्स, ये बताता है कि एक रिलेशनशिप है ये तीनों डोमेन ऑफ लाइफ के बीच में। ये तीनों जो डोमेन ऑफ लाइफ है, इन तीनों के बीच में एक कॉमन रिलेशनशिप है। एंड वो कॉमन रिलेशनशिप ऑर्गेनिज्म का किसके ऊपर रिलेट करता है? कॉमन एंसेस्टर्स के ऊपर। यानी कि अगर आप ये डायग्राम देख पा रहे होंगे तो आपको एक चीज दिख रहा होगा कि ये भले ही आर्किया है, नंबर 1 पे बैक्टीरिया है और यूकैरिया है, लेकिन इसका ओरिजिनेशन कहां से हुआ है? एक कॉमन एंसेस्टर से हुआ है। यानी कि एक ना एक क्या होगा, उसका एक कॉमन एंसेस्टर्स होगा। एंड वही एक कॉमन एंसेस्टर से जो पूर्वज रहे होंगे, उसी से आर्किया बना है, उसी से यूकैरिया बना है और उसी से बैक्टीरिया बना है। यानी एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड एवरी डोमेन ऑफ लाइफ have originated from the common ancestors। और जैसे ह्यूमन बींग्स का भी हमें पता है, बंदर का भी पता है, तो आज के डेट में भी मंकी है और हम इंसान भी है। लेकिन एक्चुअल में हमारे जो पूर्वज रहे हैं, हमारे जो कॉमन एंसेस्टर्स रहे हैं, वो कौन है? वो तो एक बंदर ही रहे ना, वो लेम्यूर रहे हैं। और वो धीरे धीरे अपग्रेड होते होते, कॉमन एंसेस्टर्स जो थे वो धीरे धीरे इवॉल्व होते हुए, इवोल्यूशन होता गया। रामापिथेसियस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, निएंडरथल मैन, क्रो-मैग्नोन मैन, ठीक है ना। इसे प्रकार होते होते होमोसेपियन, फिर होमोसेपियन सेपियन बन गए, तब जाके एक ह्यूमन बींग, एक बोलते ना तेज दिमाग वाले ह्यूमन बींग्स का आविष्कार हुआ, इवोल्यूशन हुआ, इस इन शॉर्ट में अगर ऐसा बोलूं तो। क्लियर है? तो हमारे क्या थे? एक्चुअल में कॉमन एंसेस्टर थे और वही सब चीज को रिप्रेजेंट करता है कौन? क्लैडोग्राम। तो क्या है? ये एक ऐसा डायग्राम है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्लैडोग्राम बोलेंगे। ये क्लैडोग्राम है जो रिप्रेजेंट करता है कॉमन रिलेशनशिप ऑफ द ऑर्गेनिजम्स विद देयर कॉमन एंसेस्टर्स। ये हमारा डायग्राम बताता है। तो सबसे पहला टॉपिक क्लैडोग्राम आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक की अगर मैं बात करूं, बहुत ही सुंदर टॉपिक जिसका नाम है दोस्तों फाइलोजेनी। अब ये होता क्या है? फाइलोजेनी की अगर मैं बात करूं यहां पे, तो ये क्या है? ये एक ऐसा सिस्टम है, फाइलोजेनी, ये एक ऐसा सिस्टम है जो हेल्प करता है अंडरस्टैंड द इवोल्यूशन। क्योंकि हमने अब तक इवोल्यूशन के बारे में पढ़ा है, लेकिन समझना भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। तो ये जो फाइलोजेनी है, ये हमें बताता है, इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द इवोल्यूशन, कि इवोल्यूशन एक्चुअल में कैसे हुआ। हमने स्टोरी तो पढ़ी है, हमने सुनाई भी है स्टोरी। 10th स्टैंडर्ड का साइंस 2 का चैप्टर नंबर 1 देख लेना, उसमें हमने पूरा पढ़ाया हुआ इवोल्यूशन कैसे हुआ। ह्यूमन बींग्स 8-10 मिलियन साल पहले किस प्रकार बंदर थे, किस प्रकार से इवॉल्व होते होते गए और आज ह्यूमन बींग्स बने। जाके देखना, व्हाइट बोर्ड वाले वीडियोस अभी भी प्रेजेंट है, आप जाके देखो, आपको पता चलेगा। तो ये फाइलोजेनी होता है और ये हमेशा फोकस करता है, इट आल्सो फोकस ऑन द सिमिलैरिटीज ऑफ देयर मेटाबॉलिक फंक्शन। यानी कि जो पुराने पूर्वज थे हमारे, उनके अंदर जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती थी, मेटाबॉलिक फंक्शंस होते थे, डाइजेशन होता था, एक्सक्रीशन भी होता था, आज भी हमारे अंदर वो चीज हो रहा है। जैसे सीधा सीधा इसका बोलने का मतलब ये है कि अगर हम बंदर थे तो हम कुछ खाते तो होंगे, आज भी हम कुछ खाते हैं। अगर वो बंदर सुबह सुबह वॉशरूम जाते होंगे, मतलब उनका तो वॉशरूम नहीं है, लेकिन मैं जो वर्ड बोल रहा हूं उसका मीनिंग समझ जाओ। वो लोग अपना वेस्ट प्रोडक्ट को रिलीज करते हैं अपने बॉडी से, जो हम लोग सुबह सुबह रोज वॉशरूम में जाके करते हैं, करेक्ट है?
करते हैं ना। तो सेम पहले के जो बंदर होते थे वो करते नहीं थे क्या? वो भी करते ही होंगे। यानी कि अभी भी हमारे अंदर या फिर जो पुराने पूर्वज जो कॉमन एंसेस्टर्स थे हमारे, उनके अंदर जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज मेटाबॉलिक फंक्शंस जो होते होंगे वो आज भी हमारे अंदर है। और शायद हमारी पीढ़ी भले ही एलियन बन जाए एक टाइम के बाद, हो सकता है ना, ऐसा लोग बोलते हैं कि क्या पता हमारे ह्यूमन बींग्स आज से 10 मिलियन साल के बाद क्या हो जाएंगे, पता चला एलियन बन गए, तो हो भी सकते हैं। लेकिन जो बेसिक खाना है और जो बेसिक एक्सक्रीशन है वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी से निकालना, ये एक प्रोसेस हमेशा हमेशा के लिए रहेगा। एंड दैट रिप्रेजेंट्स आवर फाइलोजेनी। एग्जांपल के तौर पे जो हमारा विटेकर जो था, ठीक है ना, एक बायोलॉजिस्ट थे जैसा कि आप जानते होंगे, इन्होंने क्या किया था, विटेकर ने 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को बताया था। 5 किंगडम होते हैं, जैसे कि उन्होंने बताया था कि सबसे पहला किंगडम होता है किंगडम मोनेरा। ये हमने पढ़ा हुआ है 8वीं में, शायद आपको याद होगा कि एक चैप्टर है, पहले ही चैप्टर 8वीं के साइंस में, 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जिसने विटेकर ने बनाया था। विटेकर वाज द बायोलॉजिस्ट जिन्होंने ये चीज को बताया था। तो किंगडम मोनेरा, फिर किंगडम प्रोटिस्टा था, उसके बाद किंगडम फंगस, फंगाई, यानी कि जितने भी टाइप के फंगस होते हैं वो सब इस कैटेगरी में आ जाएंगे। फिर किंगडम प्लांटे, जितने भी टाइप के प्लांट्स पूरे वर्ल्ड में प्रेजेंट है वो इसमें आ जाएंगे, किंगडम प्लांटे। और किंगडम एनिमलिया, जितने भी प्रकार के एनिमल होते हैं, इवन ह्यूमन बींग्स, बर्ड्स, फिश, ये सभी चीज किंगडम एनिमलिया में आ जाते हैं। तो ये सभी जो 5 किंगडम सिस्टम है वो किसने एक्सप्लेन किया था? यहाँ पे विटेकर ने किया था। और ये चीज रिप्रेजेंट करता है पूरा का पूरा फाइलोजेनी के ऊपर। ठीक है, क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि ये 2 टॉपिक स्टार्टिंग के आपको क्लियर हो गए होंगे। अब चलते हैं हमारे तीसरे टॉपिक के ऊपर, वन ऑफ द मोस्ट सुंदर टॉपिक। क्या नाम है दोस्तों? डीएनए बार कोडिंग। अब ये होता क्या है इसको समझो। अब डीएनए का मतलब तो आप जानते होंगे, 10th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, जो कि हमारे बेसिक जीन्स को कैरी करके लेके जाता है। और हमारा डीएनए हमारे फादर का डीएनए मैच होता है, तभी हम लोग बोलते हैं ना, जैसे कहावत है मूवीज और सीरियल्स में देखा हो, ये मेरा पप्पा नहीं है, ये मेरा बेटा नहीं है, बोलेगा क्या सबूत है कि मैं तेरा पप्पा हूं, क्या सबूत है मैं तेरा बेटा हूं? डीएनए टेस्ट करवा लो। तो डीएनए इज नथिंग बट अ टाइप ऑफ कोड। क्या होता है? डीएनए कोड है। अगर मेरे फादर है, असली में बायोलॉजिकल फादर है, तो उनका डीएनए और मेरा डीएनए सेम होगा ही होगा। दैट इज द डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। तो ये इसका बार कोडिंग क्या होता है? तो ये होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ एनी स्पीसीज। क्या होता है दोस्तों? ये होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ एनी स्पीसीज बेस्ड ऑन इट डीएनए सीक्वेंस। यानी कि अगर कोई भी स्पीसीज को हम आइडेंटिफाई करना चाहते हैं तो हम उसका डीएनए सीक्वेंस को उठा के देख सकते हैं। समझ लो कि जब भी खुदाई होती है, फॉसिल्स को निकाला जाता है, एक्सकवेशंस किया जाता है, तो हमें कुछ ना कुछ क्या मिलता है? कंकाल मिल जाता है, कभी कुछ ऐसा मिल जाता है। आपने सीआईडी वगैरह तो काफी देखा होगा, ठीक है ना। तो जब खुदाई कर रहे हैं तो कंकाल मिल गया। अब मुझे क्या पता चलेगा कि ये कौन सा स्पीसीज है? अब दिखने में तो हम बता सकते हैं कि ये इंसान का है, लेकिन कुछ जानवर का मिल गया तो कैसे पता चलेगा? तो हम क्या करते हैं, उसका डीएनए को लेते हैं और डीएनए को क्या करते हैं? सीक्वेंसिंग के साथ मैच करते हैं, डीएनए सीक्वेंसिंग करते हैं और उसको हमारे डेटाबेस, जो भी डेटाबेस इंफॉर्मेशन जो होता है उससे मैच करते हैं। तो जिससे भी मैच करेगा वो स्पीसीज रहेगा। तो अगर डॉग से मैच कर रहा है तो समझ लो वो डॉग का कंकाल था, इंसान से कर रहा है तो इंसान से होगा। हो सकता है किसी ह्यूमन बीइंग का बहुत दिनों से वो लापता रहेगा, तो उसका डीएनए सैंपल लिया और उस कंकाल जो मिला, जो भी उसके रिमेन्स मिले, फॉसिल्स मिले, उससे उसको मैच करेंगे। अगर मैच हो गया तो समझ जाना कि वो इंसान है। तो ऐसे ही पता लगता है ना कि 10-10, 15-15 साल पुरानी बॉडीज मिलती है अगर, ठीक है ना, तो उसका डीएनए सीक्वेंसिंग किया जाता है, डीएनए टेस्ट किया जाता है, ताकि पता चल जाए कि ये इंसान वाकई में कौन था। ठीक है, तो इस प्रकार से चीजें होती है। और साथ ही में ये हेल्प करता है, इट हेल्प्स टू स्टडी द न्यूली आइडेंटिफाइड स्पीसीज। कुछ नया स्पीसीज मिले तो कुछ नए स्पीसीज को हम किस प्रकार आइडेंटिफाई करेंगे? तो न्यूली आइडेंटिफाइड स्पीसीज की बात हो रही। आल्सो अंडरस्टैंड इवोल्यूशनरी एंड इकोलॉजिकल रिलेशनशिप, किस प्रकार इवोल्यूशन हुआ और इकोलॉजिकल बैलेंस, ये दोनों चीज को साथ में रिलेट करता है, तो वो भी हमें समझाने में डीएनए बारकोडिंग हेल्प करता है। और ये जो प्रोसेस होता है डीएनए बारकोडिंग का, इसके अंदर 2 स्टेप होते हैं। कितने स्टेप होते हैं दोस्तों? 2 स्टेप होते हैं। सबसे पहला जो स्टेप है, यहां पे आप देख सकते हो, दैट इज कलेक्टिंग द डीएनए बारकोड डेटा ऑफ नोन स्पीसीज। यानी जो भी नोन स्पीसीज है उसका डीएनए डेटा को कलेक्ट किया जाता है। बारकोड, जो डीएनए बारकोड है, वो डेटा को क्या किया जाता है दोस्तों? सबसे पहले कलेक्ट किया जाता है और उसके बाद उसको मैच किया जाता है। सेकंड नंबर का पॉइंट आप देखो, मैचिंग द बारकोड सीक्वेंस ऑफ अननोन स्पीसीज फॉर आइडेंटिफिकेशन। यानी कि अगर कोई नोन स्पीसीज मेरे पास है, जैसे कोई इंसान का मेरे पास ऑलरेडी डीएनए बारकोड पहले से ही प्रेजेंट है, और मुझे कोई अननोन मिला, कोई अननोन स्पीसीज मिला, तो उसको उसका डीएनए बारकोड उठाऊंगा और जो अननोन वाला है, नोन वाला है और अननोन वाला है, दोनों को मैं एक साथ मिक्स करके, यानी कि एक साथ स्कैन करके मैं देखूंगा कि क्या दोनों सेम आ रहे हैं। तो अगर सेम आ जाएंगे तो हमारा आइडेंटिफिकेशन पूरा हुआ, पता लगा लेंगे कि यार ये कौन सा स्पीसीज है। इस प्रकार से ये चीजें वर्कआउट करती है। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि डीएनए बार कोडिंग क्या होता है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हमारे एक आखिरी टॉपिक के ऊपर, जो कि इस लेक्चर का छोटा सा लेक्चर लाने वाला था। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला कि आज का लेक्चर छोटा होने वाला है, जिस थियोरेटिकल पॉइंट हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो जो हमारा दूसरा टॉपिक है, मतलब इसके बाद का जो टॉपिक है, जो कि है टैक्सॉन। तो टैक्सॉन का मतलब क्या होता है? आपने एक वर्ड बहुत पहले पढ़ा होगा, स्टार्टिंग में जब ये चैप्टर की शुरुआत मैंने की थी, तो टैक्सोनॉमी, ये वर्ड मैंने आपको बताया था। क्या बताया था दोस्तों? आपको याद अगर होगा तो मैंने एक वर्ड आपको एक्सप्लेन किया था, टैक्सोनॉमी। तो ये जो टैक्सोनॉमी है, इसका मतलब क्या होता है? टैक्सोनॉमी इज नथिंग बट द क्लासिफिकेशन। इफ वी वांट टू क्लासिफाई एक पर्टिकुलर स्पीसीज और इफ यू वांट टू क्लासिफाई पर्टिकुलर कैटेगरी ना, तो हम टैक्सोनॉमी वर्ड का यूज करते हैं। तो टैक्सॉन क्या होता है? टैक्सॉन इज ए
टैक्सोनॉमिक ग्रुप ऑफ एनी रैंक इन द सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इन प्लांट किंगडम। यानी कि अगर कोई भी एक पर्टिकुलर प्लांट किंगडम में हमें कोई भी रैंक के आधार पे, अब आपको पता है रैंक होता है प्लांट्स में भी, आप देखोगे तो एनिमल्स में भी होते हैं, जो रैंक के आधार पे होता है, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे यूनिट्स ऑफ क्लासिफिकेशन, जो इसके बाद का जो टॉपिक आएगा, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। उसका किंगडम क्या होता है, फाइलम क्या होता है, सब फाइलम क्या होता है, डिवीजन क्या होता है, ठीक है ना। इस प्रकार से बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे। हिबिस्कस का एग्जाम्पल पढ़ने वाले हैं हम, कोबरा का एग्जाम्पल पढ़ने वाले, बहुत मजा आने वाला है दोस्तों, बहुत मजा आने वाला है। लेकिन आपको क्या करना है, हमारे साथ बस बने रहना है, लेक्चर बाय लेक्चर हमारे साथ बने रहना है। आप लोग के लिए ही मेहनत हो रहा है दोस्तों, फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं हर चीज। तो मेहनत जो हो रहा है, डेली कंसिस्टेंसी आप देखो हमारे दोस्तों, डेली 5-5 वीडियो अलग अलग स्टैंडर्ड के लिए, ये हमारी मेहनत है दोस्तों। और ये अभी से नहीं कर रहे हैं, आप पुराना हिस्ट्री निकाल के देखो, हमारा पूरा का पूरा जेआर ट्यूटोरियल का इतिहास ये कहता है कि सिर्फ 2 साल में हमने हर दिन 5-5, 6-6 वीडियो अपलोड किए हैं। और आज के डेट में हमारे पास 2200, 2200 से ज्यादा वीडियो अवेलेबल है, ठीक है। तो आप देख सकते हो हमारी कंसिस्टेंसी कैसी है। तो इसी से आपको अंदाजा लग जाएगा कि यार बहुत हार्ड वर्किंग है हम लोग, और सिर्फ ये आपके लिए हो रहा है ताकि आपको हम हर कंसेप्चुअल नॉलेज को दे पाए और अपने लाइफ में आपको आगे लेके जाने में हेल्प कर सके, ठीक है। चलो, तो एक और चीज जैसे मैंने बोला कि क्लासिफिकेशन प्लांट किंगडम के में हेल्प करता है, टैक्सोनॉमिक ग्रुप बताता है। एग्जांपल के तौर पे जैसे कि एंजियोस्पर्म हो गया, प्लांट में 2 टाइप होते हैं, एंजियोस्पर्म होता है, जिम्नोस्पर्म होता है। तो एंजियोस्पर्म है, तो एंजियोस्पर्म के अंदर कितने होते हैं, एक तो होता है डाइकोटिलेडोन, एक होता है मोनोकोटिलेडोन, ये हमने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, लेकिन आगे भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो समझ लो मेरा ग्रुप है एंजियोस्पर्म का। अब एंजियोस्पर्म में क्या हो सकता है, 2 कैटेगरी हो सकते हैं, या तो वो डाइकोटिलेडोन हो सकता है या तो मोनोकोटिलेडोन है। तो समझ लो कि मेरे पास डाइकोटिलेडोन है। अब डाइकोटिलेडोन में भी 2 चीज हो सकता है, एक होता है पॉलीपेटाले, ठीक है, एक होता है पॉलीपेटाले। पॉलीपेटाले मतलब बहुत सारे उसके पेटल्स होते हैं, पेटल्स मतलब पंखुड़ी, बहुत सारे हो सकते हैं। तो ऐसे कई सारी चीजें, इसके अंदर भी कैटेगरी पे कैटेगरी, कैटेगरी के अंदर कैटेगरी, तो ऐसे बहुत सारे चीजें हम पढ़ने वाले हैं आगे के लेक्चर्स में। ये चैप्टर बहुत मजेदार है वैसे, अगर आपके इंटरेस्ट है बायोलॉजी में और खासकर प्लांट्स की चीजों को पढ़ने के लिए, तो बहुत मजेदार चैप्टर ही है और आपको बहुत मजा आएगा, ठीक है। तो ये रिप्रेजेंट करता है टैक्सोनॉमिक ग्रुप, जो भी इस चीज को हम लोग बोलते हैं, इसी चीज को हम क्या कहते हैं दोस्तों, क्या कहते हैं, टैक्सॉन कहते हैं। क्लियर है? तो उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये चीज समझ में आ गया होगा, और बहुत बेसिक टॉपिक्स था, कंसेप्चुअल टॉपिक था, कंसेप्ट वाला टॉपिक था, जो हमने आज के इस वीडियो में, आज के इस लेक्चर में हमने आपको कंप्लीट करा दिया। तो इसी के साथ आज का लेक्चर मेरा समाप्त होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। छोटा सा वीडियो था लेकिन इफेक्टिव था, हो सकता है आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया हो, लेकिन इसके बाद का जो लेक्चर है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसको भी ध्यान लगा के और अच्छी तरीके से कंसिस्टेंसी के साथ जरूर से देखना, ठीक है। चलो, आज के लिए इतना। ये वीडियो आपको कैसा लगा है प्लीज कमेंट करके बताना। वीडियो पसंद आया है, अच्छा लगा है दोस्तों, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, एंड अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके शेयर कर देना। और अगर फर्स्ट टाइम आए चैनल पे, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बाजू में बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि फ्यूचर में हम जब भी वीडियोस लेकर आएंगे आप लोगों को नोटिफिकेशंस मिलती रहेगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो जल्दी मिलेंगे हमारे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।